बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गर्दन तोड़ बुखार, ये लफ्ज़ आपने कहीं ना कहीं सुना ज़रूर होगा, लेकिन इसके बारे में थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन रहती है। हमारे यहाँ जो भी बुखार लंबा हो जाए, या तो हम उसे टाइफाइड कह देते हैं, या हम उसको गर्दन तोड़ बुखार कह देते हैं, या इससे मिलती जुलती कोई और बीमारी का नाम दे देते हैं। अब आज हम बात कर रहे हैं मेनिंजाइटिस के बारे में, जिसे गर्दन तोड़ बुखार कहते हैं। और इसकी ज़रा चंद एक अहम चीज़ें ज़रूर जहन में रख लें। ख़ास तौर पे अगर ये बच्चों में हो तो इसके अंदर 4-5 चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट है। पहले तो हम इसे गर्दन तोड़ बुखार क्यों कहते हैं? इसलिए गर्दन तोड़ बुखार कहते हैं कि इसके अंदर गर्दन अकड़ जाती है। देयर इज़ स्टिफनेस ऑफ द नेक। और ये होती क्यों है? हमारे ब्रेन के ऊपर 3 कवरिंग्स होती हैं, जिनको हम मेनिंजेस कहते हैं। उनकी जब इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन होती है तो उसको हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। और ये जो मेनिंजाइटिस है, ये कई किस्मों की हो सकती है। ये बैक्टीरियल हो सकती है, यानी कोई बैक्टीरिया आपके मेनिंजेस में चला गया। ये वायरस की वजह से हो सकती है। एक और इसकी बड़ी कॉमन वजह पाकिस्तान में टीबी की वजह से हो सकती है। फिर बाज़ औक़ात कुछ दवाइयाँ भी ऐसी हैं जिनके नतीजे भी हो सकती हैं। तो बहुत सारी इसकी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन असल में मेनिंजाइटिस का मतलब ये है कि हमारे ब्रेन की जो कवरिंग होती है, मेनिंजेस, उनकी ये इन्फ्लेमेशन है। अब इसकी जो निशानियाँ हैं, उनके अंदर एक निशानी तो ये होती है कि बुखार होता है। दूसरी निशानी ये होती है कि गर्दन स्टिफ हो जाती है। तीसरी निशानी ये होती है कि हेडेक हो सकता है। उसके अलावा जो चीज़ें हो सकती हैं, उनके अंदर बाज़ लोगों को फिट्स पड़ सकते हैं, बाज़ लोगों की आंखों में फ्लैशेस आना शुरू हो जाते हैं, कुछ लोगों का हाथ पाँव या टांग काम करना छोड़ देती है, कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं, और बुखार भी थोड़ा सा हाई ग्रेड फीवर होता है। गो के कुछ डिपेंड करता है कि वजूहात में लो ग्रेड भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें मिला के जब बुखार किसी बच्चे को हो और कुछ दिन ठीक ना हो, और ख़ास तौर पे आपको लगे कि उसकी गर्दन अकड़ी हुई है, क्योंकि बच्चे को आप उठाते हैं, बिठाते हैं, इवन बड़ी उम्र को भी, यानी नौजवानों में भी हो सकता है। तो अगर ये अलामतें आपको नज़र आएँ तो फिर इसको सीरियसली लेना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर इसका वक्त पे इलाज हो जाए ना, तो एक बहुत बड़ी आने वाली माजूरी से आप बच सकते हैं। अब इसमें होता ही है कि जब आप डॉक्टर को जाके चेक कराते हैं, तो वो फिर इसको कंफर्म करने के लिए कमर की जो रीढ़ की हड्डी होती है उससे पानी निकालता है, जिसको एलपी कहते हैं। अच्छा, ये वो चीज़ है जिसमें बड़े लोगों को तहफ़्फ़ुज़ आते हैं कि नहीं जी, कमर से पानी निकाल लिया तो पता नहीं क्या नुकसान हो जाएगा। नो, अगर आपको शक पड़ रहा है मेनिंजाइटिस का, तो ज़रूर निकलवाना चाहिए, क्योंकि उसके बहुत से फ़ायदे होते हैं। एक, डायग्नोसिस कंफर्म हो जाएगा। दूसरा, आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये किस किस्म की मेनिंजाइटिस है और कौन सी दवाई इसके ऊपर असर करेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। फिर इसके अलावा जो बाकी टेस्ट हैं, लाइक ब्लड के टेस्ट हो गए या एमआरआई हो गया, ये तो आप करवाते रहते हैं, लेकिन ये एलपी के ऊपर जो कमर का पानी है, इस पे मैं ख़ास तवज्जो देना चाह रहा था। ट्रीटमेंट इसका ऐसे मरीज़ों का बड़ा इंस्टेंट विगरस ट्रीटमेंट करना पड़ता है, ताकि कोई ऐसा मौका ही ना दिया जाए जरासीम को कि वो वहाँ पे बैठ के ब्रेन को ख़राब ये तबाह करता रहे। क्योंकि ब्रेन एक दफ़ा अगर डैमेज हो जाए तो फिर वो रिकवर नहीं होता। तो इसलिए इसके अंदर मेडिकेशंस होती हैं, वो अपनी जगह पे देनी चाहिए। जब पेशेंट थोड़ा थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, उसके बाद बहुत ज़रूरी है कि उनकी फ़िज़िकल थेरेपी हो और उनका प्रॉपर रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम बने। और आम तौर पे जो टीबी के मरीज़ होते हैं, उनकी दवाइयाँ फिर लंबे अरसे के लिए होती है, वो महीनों में, साल से भी ज़्यादा हो सकती हैं, और उनको भी अधूरा छोड़ना नहीं चाहिए। तो इसलिए याद रखिएगा कि जब भी कभी कोई ऐसा केस फैमिली में आगे पीछे आपको नज़र आए, जहाँ पे बुखार हो, हेडेक हो, गर्दन की स्टिफनेस हो, या बच्चे को छोटे मोटे झटके लगना शुरू हो जाएं, या आपको लगे कि वो अनकॉन्शियस हो गया या कमज़ोरी टांगों बाजुओं में आ गई, तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू कराएं। क्योंकि मेनिंजाइटिस को इन टाइम अगर आप ट्रीट कर लेते हैं तो इसके बहुत से फ़ायदे हैं। और ये भी याद रखिएगा कि छोटे जो बच्चे हैं, उनकी वैक्सीनेशन भी मेनिंजाइटिस की जाती है, और वो भी आपका फ़राइज़ में शामिल है कि उसे भी आप करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।